हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी जो बुक है बीए सेकेंड ईयर की इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस। सो प्रीवियस वीडियो में हमने आपकी डिस्कस की थी यूनिट 4 जो थी भारतीय विदेश नीति, और इसमें हमने डिस्कस किया था आपका तत्व और विशेषताएं। आपकी जो यूनिट नंबर 3 है वो है शक्ति के उभरते केंद्र। तो सबसे पहले हम परिचय देख लेते हैं। यूनिट नंबर 3 में यही आपका एक टॉपिक है जो आपका सिलेबस है उसमें बताया गया था, बट प्रीवियस ईयर में आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े यूनिट वाइज नहीं आए थे, आगे पीछे कर आए थे। तो आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ेंगे, अटेम्प्टेशन अच्छी होनी चाहिए और पूरा फोकस जो है वो पेपर पर अटेम्प्ट करने पर होना चाहिए कि आपका पेपर पूरा अटेम्प्ट होना चाहिए। पेज डिवाइडेशन की भी हम साथ ही साथ में इसी वीडियो में बात कर लेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं परिचय। 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति शक्ति के उभरते केंद्र की क्या कारण थे कि कुछ देश जो है वो एक महाशक्ति के रूप में उभर कर आए। तो सबसे पहले जान लेते हैं परिचय। 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात विश्व एक ध्रुवीय हो गया। तो शीत युद्ध की जब समाप्ति हुई उसके बाद जो विश्व था वो एक ध्रुवीय होकर रह गया तथा विश्व पर अमेरिका का संपूर्ण प्रभुत्व स्थापित हो गया। 1990 के दशक में अमेरिका के बढ़ते हुए प्रभुत्व को चुनौती देने वाला कोई देश या संस्था नजर नहीं आ रही थी। 1990 में ऐसा देखा जा रहा था कि जो विश्व है उसमें अमेरिका से बड़ा कोई राष्ट्र या कोई देश नहीं है, और वो उसकी जो उपाधि थी उसके आसपास भी कोई देश नजर नहीं आ रहा था। ऐसी स्थिति में विद्वानों ने इस विषय पर विमर्श करना आरंभ कर दिया। अंततः कुछ देशों और संगठनों को इस बात के लिए चिन्हित किया गया कि वे आने वाले समय में अमेरिका के प्रभुत्व को चुनौती दे सकते हैं। यह शक्ति के उभरते केंद्र कौन कौन से हैं? तो कुछ विद्वानों ने मत किया और देखा कि कौन कौन से राष्ट्र ऐसे हैं जो शक्ति के उभरते केंद्र बन रहे हैं, जो अमेरिका को चुनौती दे सकते हैं और अमेरिका के प्रभुत्व को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें यूरोपीय संघ थे, चीन, रूस तथा जापान प्रमुख रूप में शामिल किए गए। तो इसमें कौन कौन से देश शामिल किए गए? चीन, रूस तथा जापान, और इन्हीं 3 देशों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देख लेते हैं कि प्रथम उभरती शक्ति के रूप में यूरोपीय यूनियन का नाम लिया जाता है, क्योंकि विश्व स्तर पर यूरोपियन यूनियन का आर्थिक, सैनिक, राजनीतिक तथा कूटनीतिक रूप में काफी प्रभाव है। फिर दूसरा आता है उभरती हुई शक्ति के रूप में दूसरा विकल्प चीन को माना जाता है। पहला जो है शक्ति के रूप में यूरोपीय संघ को माना जाता है, फिर दूसरा चीन को माना जाता है। माओ त्से तुंग ने 1949 की साम्यवादी क्रांति द्वारा चीन में साम्यवादी शासन की नींव रखी। जो बच्चे हिस्ट्री की जो बुक है 307 पढ़ रहे होंगे या 30 बुक में माओ त्से तुंग के बारे में आपको काफ़ी डिटेल में बताया गया है, तो उन बच्चों को नॉलेज होगी कि माओ त्से तुंग ने चीन में साम्यवादी क्रांति लाकर चीन को एक ऐसी अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा कर दिया कि चीन आज एक महाशक्ति के रूप में देखा जाता है। फिर हम देखेंगे तीसरा जो था वो था रूस। उभरती हुई शक्ति के रूप में तीसरा विकल्प रूस को माना जा रहा था। यद्यपि सोवियत संघ के विघटन के पश्चात फिर से अगेन कर लेते हैं कि जो तीसरा विकल्प था वो था रूस। उभरती हुई शक्ति के रूप में तीसरा विकल्प रूस को माना जा रहा था। यद्यपि सोवियत संघ के विघटन के पश्चात 1990 के दशक रूस कमजोर हो गया था। बोला गया है कि सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो यह देखा गया कि 1990 के पश्चात तो जो रूस था वो थोड़ा कमजोर हो गया, परंतु अब पिछले कुछ वर्षों में रूस प्रभावशाली ढंग से उभर रहा है। और लास्ट आपका आता है चौथा जो विकल्प है वो है उभरती हुई शक्ति के रूप में चौथा विकल्प जापान है। जापान विश्व की एक मानी हुई आर्थिक महाशक्ति है। अब इस परिचय को इतना लंबा और इतना डिटेल में मेरा बताने का सिर्फ यही एक मोटिव था कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन आता है कि उभरती हुई शक्ति के केंद्र के रूप में यूरोपीय संघ का वर्णन करें, तो परिचय में आप कुछ लाइंस और ऐड कर पाए, इसलिए मैंने आपको ये परिचय बताया। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं साथ ही साथ में, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब हम देख लेते हैं यूरोपीय संघ के बारे में। यूरोपीय संघ, सबसे पहले हमने यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा ना पहली लाइन में कि प्रथम उभरती शक्ति के रूप में यूरोपीय यूनियन का नाम लिया जाता है, क्योंकि विश्व स्तर पर यूरोपीय यूनियन का आर्थिक, सैनिक, राजनीतिक तथा कूटनीतिक रूप से काफी प्रभाव था। तो पढ़ लेते हैं यूरोपीय संघ के बारे में। तो यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुई। 1992 में मैस्ट्रिच संधि के द्वारा यूरोपीय आर्थिक समुदाय को यूरोपियन संघ में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। अब हम इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली है यूरोपीय कोयला एवं इस्पात समुदाय। इस समुदाय की स्थापना 18 अप्रैल 1949 में फ्रांस के विदेश मंत्री सुमा के सुझाव पर की गई। इस समुदाय का कार्य सदस्य राज्यों में कोयले, इस्पात के साधनों की एक सामान्य मंडी बनाकर इनके उपयोग की व्यवस्था करना है। फिर आपका दूसरा पॉइंट आ जाता है यूरोपीय आर्थिक समुदाय। 1947 में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्शल द्वारा प्रस्तुत योजना के आधार पर ही यूरोपीय राज्यों में आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए 1948 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय का निर्माण किया गया। यूरोपीय मुक्त व्यापार समुदाय। इस संगठन की स्थापना ब्रिटेन के प्रयासों से की गई थी। यूरोपीय संघ 1992 में के अंत में यूरोपीय संघ की स्थापना की गई। 1992 में मैस्ट्रिच संधि के द्वारा यूरोपीय आर्थिक समुदायों को यूरोपियन संघ में परिवर्तित किया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, और हम कुछ विशेषताएं के बारे में पढ़ेंगे। यूरोपीय संगठनात्मक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आयोग। सबसे पहले आपको पॉइंट क्या आता है? आयोग। यूरोपीय संघ में आयोग के सदस्यों की नियुक्ति सदस्य देश 4 वर्ष की अवधि के लिए करते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि 4 वर्ष की अवधि के लिए ही इनकी सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। आयोग परिषद की कार्यवाही के प्रस्ताव भेजता है। आयोग परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करता है। ये आयोग द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं उनको लागू करता है तथा आयोग संधियों की सुरक्षा का भी कार्य करता है। दूसरा है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। मंत्रिपरिषद का प्रधान पद सदस्य देशों को बारी बारी से प्राप्त होता है। यहाँ पर बोला गया है कि मंत्रिपरिषद में निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं और मंत्रिपरिषद का प्रधान पद देशों को बारी बारी से प्राप्त होता है। फिर आपका आता है तीसरा पॉइंट, जो है आपका यूरोपीय संसद। यूरोपीय संसद के सदस्यों का निर्वाचन सदस्य देशों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। यूरोपीय संसद विभिन्न वैधानिक प्रस्तावों पर सलाह देती है। यूरोपीय न्यायालय विभिन्न संधियों के विषय में पैदा होने वाले मतभेदों का निपटारा करता है। यूरोपियन संघ की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। तो बोला गया है कि यूरोपीय संघ की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद यूरोपियन संसद को आर्थिक एवं सामाजिक विषय में सलाह देती है। फिर आता है यूरोपीय निवेश बैंक। यूरोपियन निवेश बैंक का मुख्य उद्देश्य साझे बाजार को संतुलित विकास के लिए कार्य करना है। इसका क्या मुख्य कार्य है? साझे बाजार के संतुलित विकास के लिए कार्य करना तथा यूरोपीय निवेश बैंक विभिन्न कार्यों के लिए धन देकर यूरोपियन संघ के हितों की रक्षा करता है। अब बोला गया है कि यूरोपियन संघ यूरोप के देशों का एक महत्वपूर्ण संगठन है। पिछले कुछ वर्षों में यूरोपीय संघ की शक्ति में व्यापक वृद्धि हुई है, जिसके कारण यह संगठन एक अधिराष्ट्रीय संगठन के रूप में उभरा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी यूरोपीय संघ की विशेषताएं और संगठनात्मक व्यवस्था कि यूरोपीय संगठन जो है वो किस प्रकार से उसकी व्यवस्था की गई है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आता है कि यूरोपीय संघ के देशों के बीच मतभेद के क्या कारण थे। तो सबसे पहला कारण था यूरोपीय देशों की विदेश एवं सुरक्षा नीति में परस्पर विरोध
क्या कारण था? पहला कि यूरोपीय देशों की विदेश एवं सुरक्षा नीति में परस्पर विरोध देखा गया। दूसरा था यूरोप के कुछ देशों में यूरो मुद्रा का लागू करने के संबंध में मतभेद। यूरोप के कुछ देशों में क्या कौन सी मुद्रा लागू की गई? यूरो। इराक युद्ध का ब्रिटेन ने समर्थन किया। इराक युद्ध का ब्रिटेन ने समर्थन किया जबकि फ्रांस एवं जर्मनी ने विरोध किया। यूरोपीय देशों के बीच वीजा नियमों को लेकर मतभेद। वीजा नियमों को लेकर भी उनमें मतभेद देखा गया है। नेक्स्ट है इंग्लैंड एवं यूरोपीय यूनियन के बीच एक तत्कालीन एवं ब्रेक कहा। यहां पर बोला गया है कि इंग्लैंड एवं यूरोपीय यूनियन के बीच एक तत्कालीन मतभेद एवं बीआर एग्जिट का है। ठीक है, बीआर एग्जिट के बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, आपको कई प्रकार की वीडियो मिल जाएंगी। फिर आता है सफलता कारण। सफलता के क्या कारण थे? यूरोपीय संघ द्वारा राजनीतिक एवं कूटनीतिक प्रभाव। दूसरा था यूरोपीय देशों का संगठित संगठन होना। तीसरा यूरोपीय संघ का अपना झंडा गान स्थापना दिवस होना। यूरोपीय संघ का विश्व राजनीति में आर्थिक राजनीतिक प्रभाव। यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का होना। यूरोपीय संघ के पास विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना होना। तो क्या कारण थे? सबसे पहला राजनीतिक एवं कूटनीतिक प्रभाव यूरोपीय संघ का होना। फिर आता है संगठित संगठन होना। संगठित संगठन था यूरोपीय संघ एक। इसका अपना एक झंडा गान तथा स्थापना दिवस होना। विश्व राजनीति में आर्थिक राजनीतिक प्रभाव का होना। फिर आता है आपका अर्थव्यवस्था, जो है वो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का होना। यूरोपीय संघ के पास विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना होना। किसके पास? यूरोपीय संघ के पास। और एक और है फ्रांस संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का 27 सदस्य है तथा इसके पास परमाणु हथियार भी है। जो फ्रांस है वो क्या है? फ्रांस संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है और इसके पास परमाणु हथियार भी है। फिर आपका आता है, आप फिर से मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको नोट्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। सफलता के कारण और मतभेद के कारण हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ रहेंगे चुनौतियां। तो सबसे पहली चुनौती क्या थी? पूर्वी यूरोप के देशों का पिछड़ापन। क्या थी सबसे बड़ी चुनौती यूरोपीय संघ के सामने? कि पूर्वी यूरोप के देशों का पिछड़ापन। पूर्वी यूरोप के देश अभी अभी साम्यवादी पंजे से मुक्त हुए थे, इसलिए इन देशों की आर्थिक स्थिति पश्चिमी यूरोप के देशों से काफी पिछड़ी हुई थी। फिर आपका दूसरा कारण आ जाता है रोजगार के लिए प्रतिस्पर्धा। रोजगार के लिए प्रतिस्पर्धा। तो पूर्वी यूरोप में रोजगार के अवसर अधिक न होने के कारण वहां पे बेरोजगारी काफी अधिक व्याप्त है। अतः उस क्षेत्र के लोग रोजगार की प्राप्ति के लिए पश्चिमी यूरोप की ओर आकर्षित होंगे, जिसके कारण पश्चिमी यूरोप में भी रोजगार के अवसर में गहरी प्रतिस्पर्धा पाई जाएगी। सांझी मुद्रा के विषय में सहमति नहीं। बोला गया है कि सांझी मुद्रा के विषय में सहमति नहीं। यूरोपीय संघ में सांझी मुद्रा कॉमन करेंसी के विषय में एक सहमता नहीं है, जिसके कारण वह राष्ट्रीय मुद्राएं भी सह अस्तित्व में है। नेक्स्ट आपका फोर्थ पॉइंट आता है साझा विदेश नीति पर असहमति। यूरोपीय संघ के अनेक सदस्य राष्ट्र साझा विदेश नीति के विषय में एकमत नहीं है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है फिफ्थ राष्ट्रवादी भावनाएं। यूरोप के विभिन्न देशों में राष्ट्रवादी भावनाएं बढ़ रही हैं, जिसके कारण यूरोपीय संघ के निर्माण में की संभावना पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है सिक्स्थ पॉइंट जर्मनी के प्रति संकालु दृष्टिकोण। यूरोपीय संघ के सदस्य राष्ट्र जर्मनी के प्रति शंका की दृष्टि से देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विजित राष्ट्रों ने जर्मनी को कमजोर बनाने के लिए अनेक प्रयत्न किए, फिर भी जर्मनी बड़ी तेजी से अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने पर खड़ा हो गया। जर्मनी के एकीकरण के पश्चात सदस्य राष्ट्रों को यह चिंता हो रही है कि कहीं जर्मनी यूरोपीय संघ के देशों पर अपना नियंत्रण स्थापित न कर ले। सेवंथ पॉइंट आता है आर्थिक शक्ति प्राप्त करने की इच्छा।
अधिक शक्ति प्राप्त करने की इच्छा। देखा जाता है कि यूरोपीय संघ के जो भी देश हैं वो एक दूसरे से अधिक शक्तिशाली होना चाहते हैं, जिसके लिए वे दूसरे राष्ट्रों को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, 7th कर लिया हमने ना, अमेरिका का नकारात्मक दृष्टिकोण। अमेरिका यूरोपीय संघ की पसंद नहीं करता, क्योंकि यूरोपीय संघ की शक्ति बढ़ने से उसका प्रभाव कम होता है, अतः वह यूरोपीय संघ को कमजोर करने का प्रयास करता रहता है। प्रवासियों की संख्या का बढ़ना, जो 9th पॉइंट आता है आपका, प्रवासियों की संख्या का बढ़ना। यूरोपीय संघ की एक चुनौती प्रवासियों की संख्या का लगातार बढ़ना है। गैर कानूनी रूप से आने वाले प्रवासियों के कारण यूरोपीय संघ के देश में अशांति, कानून व्यवस्था, रोजगार एवं आर्थिक संसाधनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। फिर आता है आपका लास्ट पॉइंट, जो यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, इंग्लैंड का यूरोपीय संघ से अलग होना। 23 जून 2016 को इंग्लैंड में हुए जनमत संग्रह में लोगों ने यूरोपीय संघ से अलग होने के पक्ष में मतदान दिया। इससे यूरोपीय संघ की प्रासंगिकता पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। तो ये थे आपके यूरोपीय संघ की विशेषताएं, संगठनात्मक। फिर आपका आता है ये मतभेद के कारण, सफलता के कारण और चुनौतियां। इसी के साथ जो है आपका यूरोपीय संघ वाला जो टॉपिक है मैं यहीं पर कवर कर रही हूँ। आप जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट्स का। देखो स्टूडेंट्स, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो और प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है चीन का आर्थिक शक्ति के रूप में उभरना। ठीक है, चीन का आर्थिक शक्ति के रूप में उभरना, इसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। तो जो चीन है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो चीन है उसमें सबसे महान नेता कौन थे? माओ त्से-तुंग, जिन्होंने चीन में क्या किया? साम्यवादी क्रांति लेकर आए। मैं फिर से बोल रही हूँ, जिन बच्चों ने हिस्ट्री मेजर या माइनर में रखी होगी, 307 और 305 कोड की बुक पढ़ी होगी, वो तो माओ त्से-तुंग के बारे में जानते ही होंगे, बट मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ माओ त्से-तुंग के बारे में। माओ त्से-तुंग ने 1949 में साम्यवादी क्रांति द्वारा चीन में साम्यवादी शासन की नींव रखी। इसके पश्चात साम्यवादी चीन ने बड़ी तेजी से अपना विकास किया है तथा अमेरिका के मुकाबले सत्ता के एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में सामने आया है। माओ त्से-तुंग के पश्चात 1978 में आर्थिक क्षेत्र में चीन की सफलता को एक महाशक्ति के रूप में देखा गया है। आर्थिक सुधारों को लागू करके चीन ने वर्तमान समय में ऐसी स्थिति प्राप्त कर ली है कि कई आर्थिक विशेषज्ञों का यह अनुमान है कि 2040 तक तो चीन की आर्थिक व्यवस्था अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था से भी आगे निकल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कुछ विचारधारों विशेषज्ञों का क्या मानना है कि 2040 तक तो जो चीन की अर्थव्यवस्था है वो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को भी पीछे छोड़ देगी और एक महाशक्ति के रूप में चीन उभर कर सामने आएगा। फिर बोला गया है कि चीन ने आर्थिक विकास के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की। कृषि एवं उद्योगों के निजीकरण से चीन की आर्थिक व्यवस्था की मजबूती मिली। चीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त करते हुए 2001 में विश्व व्यापार संगठन में जो है वो शामिल हो गया। बोला गया है कि चीन कब हुआ विश्व व्यापार में के संगठन में शामिल? चीन हुआ था 2001 में। 2001 में चीन विश्व व्यापार संगठन में जो है वो शामिल हो गया था। फिर हम पढ़ते हैं, विश्व व्यापार संगठन में चीन शामिल हो गया। चीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त करते हुए 2001 में विश्व व्यापार में संगठन में शामिल हो गया। वर्तमान समय में चीन एशिया की ऐसी आर्थिक शक्ति बन गया है कि विश्व के सभी बड़े देश चीन के साथ अपने आर्थिक संबंध बनाना चाहते हैं। तो अब हम पढ़ लेते हैं कि एक आप परिभाषा भी लिख सकते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, और ये काफ़ी उनकी एक ऐसी परिभाषा है जो आपको हमेशा याद रहेगी कि वहाँ एक दैत्य सो रहा है। आप नोट डाउन कर सकते हैं। किसने कहा? नेपोलियन। मैं आपको लिख के बता देती हूँ। नेपोलियन बोनापार्ट, तो इनके द्वारा यह परिभाषा दी गई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, इनके द्वारा। तो उन्होंने क्या कहा था? वहां एक दैत्य सो रहा है, उसे सोने दो, यदि वो जाग गया तो दुनिया को हिला देगा। क्या कहा था उन्होंने? कि
वहां एक दैत्य सो रहा है, उसे सोने दो, यदि वो जाग गया तो दुनिया को हिला देगा। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व चीन को एशिया का रोगी कहा जाता था, परंतु अक्टूबर 1949 में जो माओ त्से तुंग ने जो साम्यवादी क्रांति लेकर आए, उससे जो चीन है वो है एक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आ गया। जॉन हे ने वर्ष पूर्व कहा था कि विश्व की शांति चीन पर निर्भर करती है और जो कोई चीन को समझ सकेगा उसी के हाथ में आगामी 5 शताब्दियों तक विश्व राजनीति की कुंजी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक दो मैंने आपको परिभाषा बता दी, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। जॉन हे ने कहा था कि विश्व की शांति चीन पर निर्भर करती है और जो कोई चीन को समझ सकेगा उसी के हाथ में आगामी 5 शताब्दियों तक विश्व राजनीति की कुंजी होगी। अब हम पढ़ लेते हैं कि क्या कारण थे जो चीन एक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आ गया। पहले तो उसे चीन को क्या कहा था, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले एशिया का रोगी, कि एक एशिया का रोगी है और ये कुछ नहीं कर सकता। सबसे पहला पॉइंट है आगे बढ़ने की इच्छा, जो हर एक राष्ट्र के महाशक्ति के रूप में उभरने का कारण बनता है। साम्यवादी चीन पर अपने अस्तित्व के बाद से ही आगे बढ़ने की धुन सवार हो गई। अक्टूबर 1949 के बाद से ही चीनी नेता चीन को एक सैनिक व आर्थिक महाशक्ति के रूप में देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने समय पर ऐसे सुधार किए कि चीन को आगे ले जाने में सहायक सिद्ध हो सके। माओ की मृत्यु के पश्चात देंग जियाओपिंग ने सुधारों की ऐसी हवा चलाई जो आज भी बिना बाधा से जारी है। विकास का नया मॉडल। अक्टूबर 1949 में हुई साम्यवादी क्रांति के पश्चात चीन ने गणराज्य की स्थापना के समय वहां पर आर्थिक विकास का सोवियत मॉडल प्रचलित हुआ। चीन को काफी समय तक तो सोवियत संघ ने अपने विकास के लिए सहायता मिलती रही, परंतु कुछ समय के पश्चात सोवियत संघ से मतभेद उत्पन्न होने पर चीन ने अपनी आर्थिक विकास के लिए विकास का नया मॉडल अपना लिया। इस नए मॉडल के अंतर्गत जो चीन था, खेती एवं अर्जन धन का प्रयोग उद्योगीकरण पर किया था। थर्ड पॉइंट आता है घरेलू संसाधनों का उचित उपयोग। चीन ने क्या किया, चीन ने जो अपने घरेलू संसाधन थे उनका उचित उपयोग किया। अक्टूबर 1949 की जो चीन की साम्यवादी क्रांति के पश्चात चीन सोवियत संघ पर अधिक निर्भर नहीं रह सकता था। दूसरे सोवियत संघ ने भी चीन की सहायता देने संबंधी अपने हाथ पीछे खींच लिए थे, इसलिए चीन ने अपने देश पर ही उपलब्ध संसाधनों को सदुपयोग करने का निश्चय किया। फोर्थ है कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण। चीन ने आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरने का चौथा प्रमुख कारण क्या कारण था? चीन द्वारा कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण करना। चीन ने अपने नागरिकों को शिक्षित करने और उन्हें स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने के मामले में चीन सबसे विकसित देशों में से एक है। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका योग्य नेतृत्व। माओ त्से तुंग जैसे नेताओं ने चीन को एक योग्य नेतृत्व दिया और उनकी मृत्यु के पश्चात जो थे देंग जियाओपिंग ने सुधारों की तो ऐसी हवा चला दी जो सुधार आज भी चीन के लिए नींव का पत्थर साबित होते हैं। इसके अतिरिक्त तकनीकी रूप से कुशल है। इसके अतिरिक्त चीनी नेतृत्व की एक अन्य विशेषता यह है कि चीन के अधिकांश नेता इंजीनियर, सूचना प्रौद्योगिकी के प्रशिक्षु तथा तकनीकी रूप से कुशल हैं, जो कि देश के समय पर कुशल नेतृत्व देने में सहायक है। सिक्स्थ पॉइंट आता है खुले द्वार की नीति। चीन ने खुले द्वार की नीति को अपनाया। माओ त्से तुंग के पश्चात 70 के दशक में चीनी नेतृत्व में कई बड़े नीतिगत निर्णय लिए गए। 1972 में चीन ने अमेरिका से संबंध बनाकर अपने राजनीति और आर्थिक एकात्मवाद को समाप्त कर दिया और 1973 में प्रधानमंत्री चाओ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे और चीन ने खुले द्वार की नीति को अपनाया। देश द्वारा ही 1978 में खुले द्वार की नीति को अपनाने की घोषणा की गई। अब नीति यह होगी कि विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी के निवेश से उच्चतर उत्पादकता को प्राप्त किया जाएगा। बाजार मूलक अर्थव्यवस्था में अपनाने के लिए चीन ने अपना नया मार्ग अपना लिया था। नेक्स्ट आता है खेती का निजीकरण करना। तो चीन ने क्या किया, अपनी खेती का निजीकरण करना
आरंभ कर दिया। एक नया संविधान लागू किया गया 1982 में और इस संविधान ने चीन में आर्थिक सुधारों को जारी रखने की नीति का समर्थन किया था। इसके अंतर्गत चीन से होने वाली सार्वजनिक कृषि या खेती को निजी हाथों में सौंप दिया गया। उद्योगों का निजीकरण करना। चीन में आर्थिक सुधारों का आरंभ यद्यपि 1975 के पश्चात हो चुका था, परंतु चीन में उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण 1998 तक बना रहा। चीन ने 1998 तक सभी सार्वजनिक उद्योग घाटे में चल रहे थे, अतः घाटे में चलने वाले इन उद्योगों को चीन ने प्रतिवर्ष करोड़ों युआन की क्षति पहुंच रही थी। इसलिए 1998 में चीन ने क्या किया, इन उद्योगों का निजीकरण कर दिया। नई व्यापारिक एवं आर्थिक नीति को अपनाना। तो चीन में गति को तेज करने के लिए 1998 में नई आर्थिक नीति को अपनाया गया। नई व्यापारिक व आर्थिक नीति के कारण व्यापार व आर्थिक विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर किया गया। इससे चीनी अर्थव्यवस्था को अपनी जड़ता से उभरने में मदद मिली। लास्ट विदेशी मुद्रा का भंडार। चीन में आर्थिक शक्ति के रूप में उभरने में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसके कारण चीन में विदेशी मुद्रा का काफी बड़ा भंडार एकत्र हो गया। इसके परिणाम स्वरूप चीन ने दूसरे देशों से निवेश की योजना तैयार की थी। विश्व व्यापार संगठन का सदस्य होना। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात वो चीन ने आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरने के परिणाम स्वरूप चीन अमेरिका के हाथों में खटकने लगा था। जनवरी 1995 में GATT के स्थान पर विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO अस्तित्व में आया। अमेरिका नहीं चाहता था कि चीन वो विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बने, क्योंकि यदि चीन इस संगठन का सदस्यता प्राप्त कर लेगा तो सारे बाजार पर अमेरिका वर्चस्व की अपेक्षा चीनी वर्चस्व स्थापित होने की संभावना थी। परंतु अमेरिका के प्रयत्नों के बावजूद 2001 में, मैंने आपको 2000 पहले भी बताया कि 2001 में जो चीन था वो क्या बन गया, विश्व व्यापार संगठन का सदस्य। अब हम देख लेते हैं दुष्परिणाम क्या पड़े। बेरोजगारी में वृद्धि देखने को मिली। माओ त्से-तुंग की मृत्यु के पश्चात चीन में आरंभ की गई आर्थिक सुधारों का प्रथम दुष्परिणाम क्या पड़ा, बेरोजगारों में वृद्धि। बेरोजगारी की एक फौज तैयार हो गई। माओ काल में लोगों को काम देने का दायित्व सरकार का था, जिसके कारण प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक संरक्षण प्राप्त था। परंतु माओ की मृत्यु के बाद क्या हुआ, आर्थिक सुधारों के कारण चीन में बेरोजगारी में भारी वृद्धि देखने को मिली। लगभग 10 करोड़ व्यक्ति रोजगार की तलाश में थे। भ्रष्टाचार में वृद्धि हो गई, क्योंकि निजी संपत्ति पर पूर्ण तौर पर प्रतिबंध था माओ के काल में, परंतु और समस्त उद्योग धंधे, कृषि आदि पर सार्वजनिक नियंत्रण था। परंतु आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया आरंभ होने से निजी संपत्ति को प्रोत्साहन मिला है। साथ ही अनेकों मामलों में चीन के छोटे बड़े नेता भ्रष्टाचार, रिश्वत आदि के लेन देन में सम्मिलित पाए गए। पर्यावरण को क्षति देखी गई, क्योंकि चीन में औद्योगिकरण के नाम पर जहां प्रकृति से छेड़छाड़ की, वहीं बीजिंग में लहसा, तिब्बत की राजधानी वहां तक विश्व की सबसे बड़ी रेल सेवा आरंभ करने, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला माउंट एवरेस्ट तक पक्की सड़क बनाने तथा विभिन्न नदियों पर बांध बनाने आदि के ऐसे कार्य किए गए जो पर्यावरण को क्षति पहुंचाने लगे। फिर आता है आपका 4th पॉइंट, गुणवत्ता में कमी देखने को मिली। चीन ने जो भी माल का उत्पादन किया उसमें हमेशा गुणात्मक पक्ष से चीनी उत्पादन हमेशा पीछे रहा। पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव देखने को मिला। चीन में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया के आरंभ होने से 5वां दुष्प्रभाव यह पड़ा कि पश्चिमी संस्कृति के रूप में वो चीन रंगने लगा। चीनी लोगों ने पश्चिमी संस्कृति के लोगों की तरह जीवन शैली अपनाने, रहन सहन, ऐशो आराम की वस्तुओं के प्रति लालसा बढ़ी। चीन का युवा वर्ग बेहतर व्यवसाय की तलाश में अमेरिका सहित पश्चिमी देशों की ओर अपना रुख करने लगा। फिर आता है कृषि की उपेक्षा, उद्योगों को महत्व। काफी इजी पॉइंट है। स्थानीय शक्तियों का विकास होना। चीन की आर्थिक विकास की प्रक्रिया को चोट पहुंचाने में एशिया की कुछ स्थानीय शक्तियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जापान ने अपना काफी आर्थिक विकास किया और एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरकर सामने आया। फिर आता है विचारधारा से दूर। माओ काल में के पश्चात आरंभ हुई आर्थिक विकास की प्रक्रिया मार्क्सवाद से बहुत दूर है। माओ के अपने काल में पश्चिमी देशों
के आगे चीन के विकास के लिए आत्मनिर्भर बनने पर बल दिया था। वही मार्क्सवादी विचारधारा श्रमिकों और सहवारा वर्ग के कल्याण की बात करती है। निर्धनता में वृद्धि देखा गया है। एक रिपोर्ट बनकर तैयार हुई थी कि चीन की कुल आबादी का 16% अर्थात 25 करोड़ लोग आज गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जबकि पहले यह संख्या 13 करोड़ थी। यह लोग प्रतिदिन 50 रुपए आर्थिक लगभग $1 से भी कम पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये थे आपके दुष्परिणाम चीन के आर्थिक रूप में उभरने के कारण और उसके कुछ दुष्परिणाम। और साथ साथ में आपका एक और टॉपिक आ जाता है यहाँ पर स्टूडेंट्स कि एक और टॉपिक आ जाता है कि चीन की वन बेल्ट वन रोड योजना का वर्णन। तो जो चीन था उसने 2013 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने विश्व में चीन के आर्थिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए ये योजना को लागू किया जैसे बुनियादी कार्यक्रम की घोषणा की थी। मई 2017 में चीन ने इससे संबंधित एक सम्मेलन भी किया जिसका विश्व के 80 से अधिक देशों ने भाग लिया। इन देशों में एशिया, यूरोप तथा अफ्रीका के देश जो थे वो शामिल थे। चीन अपने वन बेल्ट वन रोड जैसे आर्थिक सपने को पूरा करने के लिए इन देशों में बड़े स्तर पर पूंजी निवेश करेगा, जिसका उद्देश्य इन देशों में सड़क निर्माण, बिजली उत्पादन, हवाई अड्डे का निर्माण, रेलवे लाइनों का निर्माण तथा पाइपलाइन बिछाना होगा। ठीक है, चीन इस योजना के माध्यम से निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करना चाहता है। पहला उद्देश्य है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं स्टूडेंट्स आपकी क्या क्या उद्देश्य थे चीन के इस वन बेल्ट वन रोड नीति को लेकर। तो पहला जो उद्देश्य था वो था इस योजना के माध्यम से चीन उस क्षेत्र में अपना आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव बढ़ाना चाहता था जहां अभी तक उसकी पहुंच नहीं थी। क्या करना चाहता था? उस क्षेत्र में अपना आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव बढ़ाना चाहता था जिसके क्षेत्र में अभी तक उसकी पहुंच नहीं थी। दूसरा, चीन एशिया में स्वयं को महाशक्ति बनाने के सपने देखता है और अपने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे भारत एकमात्र बाधा नजर आती है। इसलिए चीन अपनी इस योजना के माध्यम से चारों तरफ से भारत को घेरना चाहता है। क्या करना चाहता है कि चीन एक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आना चाहता है और इस समय उसके लिए क्या बाधा बनकर सामने आ रहा है? भारत। और चीन अपनी इस नीति के द्वारा भारत को चारों तरफ से घेरना चाहता है। फिर आता है चीन अपनी इस नीति, इस योजना से विश्व में अपनी साम्यवादी गतिविधियों को पूरा करना चाहता है। तो ये थे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कारण और दुष्परिणाम का। मैं थोड़ा आपको और दिखा देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकें ताकि कारण और दुष्परिणाम के। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना कर लिया कवर। अब हम देख लेते हैं रूस के बारे में, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो रूस के बारे में अब हम पढ़ेंगे, रूस के बारे में अब हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर जापान और ख़त्म, ये आपका जो यूनिट नंबर 3 है ये आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो पढ़ लेते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि 21वीं शताब्दी में रूस पुनः एक महाशक्ति बन जाएगा। सन 2009 में रूस एक महाशक्ति बोला गया है कि जो चीन है उसकी शक्ति के, आप थोड़ा सा खुद भी पढ़ लेंगे, थोड़ा सा रूस के बारे में आपने पहले परिचय में लिखना है। और अब हम देखते हैं डायरेक्ट इसकी क्या कारण थे। सबसे पहला कारण था अर्थव्यवस्था। रूस की अर्थव्यवस्था पहले से अधिक अच्छी है। दूसरा है संचार व्यवस्था। रूस ने अपनी संचार व्यवस्था में दिन रात जो है वो उन्नति करने का प्रयास किया है। औद्योगिक व्यवस्था, यातायात के आधुनिक साधनों का उपयोग, जन सुविधाएं, बेरोजगारी पर रूस द्वारा नियंत्रण करना, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का योगदान। 8वां पॉइंट आता है सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होना और शक्तिशाली सेना का होना। तो ये इसके आपको मैंने 10 पॉइंट करवा दिए। और लास्ट है आपका परमाणु हथियार। आपकी बुक में भी ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया गया था, परंतु मैंने इसके जो है 10 पॉइंट आपको बता दिए कि क्या क्या कारण थे। फिर आते हैं हम जापान का एक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आना। तो पहले आप थोड़ा सा इंट्रो लिख देंगे जापान का। तो पहला इसका हम
कारण देख लेते हैं कि क्या कारण थे कि जापान जो है वो एक महाशक्ति के रूप में सामने आया। तो कुछ पहले हम कारण वर्णन पढ़ लेते हैं कि जापान की जनसंख्या, जापान की वर्तमान जनसंख्या लगभग 13 करोड़ है। जापान में अलग अलग देशों में लोग भी रहते हैं, परंतु फिर भी उनमें राष्ट्रवाद एवं एकता की भावना पाई जाती है। तो बोला गया है कि कुछ लोग बाहर भी रहते हैं, फिर भी जो है जापान में जो है वो लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पाई जाती है। जापान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री तारो हासुने के अनुसार जापान में एक वंश, एक सभ्यता, एक भाषा, एक संस्कृति है। फिर दूसरा आता है सेना की शक्ति। जापान की सैनिक शक्ति निरंतर बढ़ती रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी शक्ति को बढ़ाने एवं उत्तर कोरिया की धमकियों का सामना करने के लिए जापान एक सैनिक शक्ति के रूप में उभरना चाहता है। इसके साथ जापान अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा भारत जैसे देशों के साथ मिलकर वैश्विक शांति के लिए प्रयासरत है। आर्थिक तत्व, जापान को एक शक्ति के रूप में उभरने के लिए मदद देने वाले तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो है आर्थिक तत्व। जापान वर्तमान समय में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है तथा जापान से आगे अमेरिका एवं चीन है। चौथे स्थान पर जर्मनी, पांचवें स्थान पर इंग्लैंड तथा छठे स्थान पर भारत। औद्योगिक तत्व, जापान को एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में उभरने में मदद करने वाले तत्वों में एक महत्वपूर्ण तत्व औद्योगिक तत्व है। जापान में तैयार सामान विश्व स्तर के माने जाते हैं। जापान में औद्योगिक, इलेक्ट्रॉनिक, मोटर वाहन, रसायन, मशीनी टूल इत्यादि शामिल है। जापान की बुलेट ट्रेन विश्व स्तरीय है, इसलिए भारत भी जापान के सहयोग से भारत में बुलेट ट्रेन चलाना चाहता है। स्वास्थ्य एवं शिक्षा, जापान में स्वास्थ्य एवं शैक्षिक सेवा विश्व स्तरीय है। जापान के लोगों में स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है, इसलिए जो जापान है वो मानव संसाधन वैश्वीकरण स्तर पर प्रतियोगिता पर कर पाते हैं। विदेश नीति, जापान की विदेश नीति भी लास्ट आपका पॉइंट आता है विदेश नीति। तो जापान की विदेश नीति भी जापान की विश्व की उभरती हुई शक्ति बनाने में सहायक हो रही है। जापान में अमेरिका, यूरोप देश तथा भारत से अच्छे संबंध बना रहा है। जापान संयुक्त राष्ट्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। जापान अनेक देशों की आर्थिक एवं कूटनीतिक मदद करता है। हम इन सभी कारणों से कह सकते हैं कि जापान विश्व में एक शक्ति केंद्र के रूप में उभर रहा है। 2017 के ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार जापान विश्व की 7वीं सबसे बड़ी सैनिक शक्ति है। जापान से आगे केवल अमेरिका, रूस, चीन, भारत, फ्रांस तथा इंग्लैंड है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे जापान के एक महाशक्ति के रूप में उभरने के कारण, और ये थे रूस, आप जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चीन के महाशक्ति के रूप में उभरने के कारण दुष्परिणाम, यूरोपीय संघ और इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन की यूनिट नंबर 3 को मैं यहीं आपके साथ डिस्कस कर ली हमने। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम कल जो है एक लाइव क्लास कर लेंगे ज्वाइन, और पेज डिवाइडेशन हम यूनिट नंबर 2 में देख लेंगे, क्योंकि जो आपकी यूनिट नंबर 2 है वो थोड़ी छोटी आ जाती है एज कम्पेयर टू आपकी यूनिट नंबर 3, क्योंकि यूनिट नंबर 2 में आपका टॉपिक है शीत युद्ध एवं उत्तर शीत युद्ध, तो उसको हम पेज डिवाइडेशन नेक्स्ट वीडियो में कर लें। सो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके जाइए।